नमस्कार दोस्तों। तो एजीटी एग्रीकल्चर वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आप सब लोगों को पता कि कक्षा 11 के छात्रों का यूपी बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप सब लोगों की यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर करा रहा हूँ। यानी अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ाई कर लेते हो, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये मैं 100% आपको दावा कर सकता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्राफ्ट से क्वेश्चन आएंगे, जितने भी हम क्राफ्ट पढ़ाए रहेंगे, सब यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जिन भी छात्रों को इन शॉर्ट नोट्स का PDF चाहिए, वह हमारे मोबाइल नंबर 8299159763 पर संपर्क करके आप सब लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 21 रुपया में कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 1 का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए ठीक है, आज मैं इसके पहले मैंने आपको 6 से 7 क्राफ्ट कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, यानी मक्का की खेती पढ़ाने वाला हूँ। क्या मक्का की खेती पढ़ा, इससे पहले हमने कई ग्राफ आप सब लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करा दिया, ठीक। चलिए सबसे पहले देखेंगे मक्का। मक्का अगर देखा जाए तो मक्का को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी कहा जाती है, ये आपको याद रखना। मक्का को और क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी। इसका बोटेनिकल वनस्पति नाम क्या हो जाएगा? जियामेज हो जाएगा। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या हो जाएगा? पोएसी या ग्रेमनी हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस से उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। इसमें गुणसूत्र की संख्या 20 होती है, ठीक। मक्का जो है खरीफ ऋतु की फसल मानी जाती है। किस ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की फसल। मक्का में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो भैया 11.6% पाई जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी? 78% पाई जाता है। वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 5.3% पाई जाता है। और मक्का का जो भ्रूण होता है, क्या होता है? मक्का के भ्रूण जो होता है उसमें तेल की मात्रा 35 से 40% होता है। कितना होता है? 35 से 40% होता है, ठीक है। ये हमारे मेजर पॉइंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई है? तो आपको याद रखना, मक्का में जी नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी जी नामक प्रोटीन पाई जाती है? अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल में उत्पादन की। विश्व में मक्का का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का, कहाँ अधिक उत्पादन होता है? तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन USA में होता है, यानी अमेरिका, जिसे हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका या USA में होता है। इन क्षेत्रफल उत्पादन आप बोर्ड एग्जाम में आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव, निश्चित उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सब प्रश्न मिल जाएंगे, प्लस आपके विस्तृत उत्तरीय भी प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। भारत में मक्का की खेती कितने हेक्टेयर भूमि पर? तो 6.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर भारत में मक्का की खेती की जाती है, ये आपको याद रखना। तथा मक्का का उत्पादन भारत में कितना होता है? तो भारत में कुल मक्का का उत्पादन 12 मिलियन टन होता है। कितना होता है भैया? 12 मिलियन टन होता है। और सबसे अधिक भारत में मक्का का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना कि सबसे अधिक मक्का का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन अमेरिका में होता है। भारत में मक्का की खेती 6.6 मिलियन हेक्टेयर में। भारत में उस कुल मक्का का उत्पादन कितना होता है? तो 12 मिलियन टन होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जलवायु की। तो मक्का की खेती के लिए गर्म तथा शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। कैसे? यानी जलवायु की बात करेंगे तो मक्का के लिए गर्म तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? तो भैया इसके लिए वार्षिक वर्षा होना जो चाहिए वो 70 से 110 मिलीमीटर सेंटीमीटर रहेगा, सॉरी 70 से 110 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया? 70 से 110 सेंटीमीटर मक्का की खेती के लिए वार्षिक वर्षा। इसके लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 25 से 32। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मक्का की खेती के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी भूमि उपयुक्त मानी जाती है, तो भूमि जो उपयुक्त दोमट भूमि मानी जाती है। भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मक्का की वैरायटी प्रजातियाँ। प्रमुख वैरायटी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सरताज हो जाएगा, आशा हो जाएगा, संगम हो जाएगा, श्वेता हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, नवीन कंचन हो जाएगा, सूर्या हो जाएगा, अंबर रहेगा, यहाँ नंबर नहीं, अंबर हो जाएगा, और लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है। ये मक्का की हमारी प्रसिद्ध वैरायटी, ठीक है। कौन सी? मक्का की प्रसिद्ध वैरायटी हो जाएगी, ठीक। अब बीज दर की बात करें तो संकुल मक्का की बीज दर 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। चारे के लिए मक्का की बीज दर कितना होता है? तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ये तीनों तरीके से आपको याद रखना, ठीक। चलिए
आगे अब हम देख लेते हैं इसके सोइंग टाइम या बुआई के समय की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? सोइंग टाइम या बुआई के समय की बात कर लेते हैं। तो देखिए मक्का की बुआई अगर देखा जाता तो तीनों ऋतुओं में की जाती है। मुख्य रूप से मक्का की बुआई खरीफ ऋतु में। खरीफ ऋतु में मक्का की बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई माह में। रबी ऋतु में मक्का की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर माह में। और बसंत ऋतु में मक्का की बुआई कब की जाती है? तो फरवरी से मार्च माह में की जाती है। कब की जाती है? फरवरी से मार्च माह में। ठीक। अब मक्का के बीज उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अब देखो बीज की बुआई करने से पहले हम बीज उपचार करते हैं। किससे? बबिस्टिन या बीटाबैक्स नामक दवा का 2.5 ग्राम दवा रहता है 1 किलोग्राम बीज में हम घोल बना के छिड़काव कर देते हैं। अब मक्का में स्पेसिंग या पौध अंतरण कितना रखा जाता है? क्या स्पेसिंग या पौध अंतर? अब देखिए जो हमारे देसी मक्का की जातियाँ होती है उसमें स्पेसिंग 45 इंटू 20 सेंटीमीटर रखा जाता है। और जो संकर मक्का की जातियाँ होती है उसमें जो स्पेसिंग या पौध अंतरण रखा जाता है वो 60 इंटू 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो ये मक्का में स्पेसिंग या पौध अंतरण हो गया। देसी में 45 इंटू 20, संकर में 60 इंटू 45 सेंटीमीटर। अब मक्का में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो अगर हम बात करते हैं कि मक्का में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी पाई जाती है तो 65 से 67 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में कुल पौधों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 65 से 67 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बुआई करने की विधियां। मक्का की भैया बुआई करने की विधियां देख लेते हैं। ठीक है। मक्का की बुआई करने की 3 विधियां। कौन कितनी विधियां? 3। नंबर 1 हमारा हो जाएगी छिड़कवा विधि से बुआई करते हैं। नंबर 2 हल के पीछे कोण में बुआई करते हैं। क्या? हल के पीछे कोण में बुआई करते हैं। और नंबर 3 हमारा डिबलर विधि से बुआई की जाता है। नंबर 3 भैया डिबलर विधि से। तो मक्का में बुआई करने की 3 विधियां। नंबर 1 छिड़कवा विधि से, नंबर 2 हल के पीछे बुआई करना और नंबर 3 डिबलर विधि से हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं खाद्य एवं उर्वरक की। मक्का की फसल के लिए खाद्य एवं उर्वरक कितना प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे एफआईएम में गोबर की खाद। तो देखो फसल की बुआई के 15 से 20 दिन पहले हम एफआईएम में गोबर की खाद कितना 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। दूसरा एनपीके की बात करेंगे जो फसल की बुआई के समय प्रयोग करते हैं 80 60 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इरिगेशन या सिंचाई की। मक्का में सिंचाई कौन कौन सी किस अवस्था पर हम कौन सी सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं? तो देखिए मक्का में जो प्रथम सिंचाई करते हैं वो नर पुष्करम निकलने। नर पुष्करम मतलब जो फूल निकलता है। ठीक है। मक्का में जो हम प्रथम सिंचाई करते हैं नर पुष्करम के निकलने पर। द्वितीय सिंचाई कब करते हैं? तो मादा पुष्करम के निकलने पर। और तीसरी सिंचाई मक्का में कब करते हैं? तो दाना बनते समय करते हैं। कब करते हैं भैया? दाना बनते समय करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना। मक्का में हम प्रथम सिंचाई कब करते हैं? तो नर पुष्करम के निकलते समय। द्वितीय सिंचाई कब करते हैं? तो मादा पुष्करम के निकलते समय। और तीसरी सिंचाई कब करते हैं? तो दाना बनते समय करते हैं। ठीक। ये 3 सिंचाई मुख्य रूप से मक्का में सिंचाई की मुख्य अवस्था जो होता है टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज माना जाता है। कौन सी? टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज माना जाता है। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं वाचिंग या रखवाली। एक इसमें क्रिया की जाती है वाचिंग या रखवाली। तो आप लोग देखे होंगे गांव में कि मक्का की फसल की देख रेख करते हैं किससे बचाने के लिए? जंगली जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से बचाने के लिए। देखिए जंगली जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से मक्का की देखभाल करने की क्रिया को वाचिंग या रखवाली कहा जाता है। ठीक है। अब आता हम बात कर लेते हैं मक्का के पुष्कर्म। तो मक्का के नर पुष्क देखो मक्का के खाली पुष्कर्म की बात करेंगे तो उसे स्पाइडिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पाइडिक्स। लेकिन तो मक्का के नर पुष्कर्म की बात करेंगे तो उसे टेसल कहा जाता है। मादा पुष्कर्म को क्या कहा जाता है? तो सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क कहा जाता है। और नर पुष्कर्म को निकलने की क्रिया को पूछ लेगा तो टेसलिंग कहा जाता है। मादा पुष्कर्म को निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहा जाता है। ठीक। इसमें जोड़ देना। खाली पुष्कर्म पूछेगा देखो मक्का के खाली पुष्कर्म पूछेगा तो उससे स्पाइडिक्स। नर पुष्कर्म को टेसल और निकलने की क्रिया को टेसलिंग। मादा पुष्कर्म को सिल्क, निकलने की क्रिया को सिल्की। अब आता है मक्का के जो नर पुष्कर्म आप देखोगे जीरा जो गांव में फूल आया रहता है तो मक्का के नर पुष्कर्म को हटाने की क्रिया को डी टेसलिंग कहा जाता है। ये भी टर्म पूछा जाता है कि डी टेसलिंग किससे संबंधित है? मक्का से होता क्या है कि नर पुष्कर्म को हटाने की क्रिया को डी टेसलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? डी टेसलिंग कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं मक्का में पीले रंग का कारण। क्या देख लेते हैं? मक्का में पीले रंग का कारण। तो मक्का में जो पीले रंग का कारण होता है जेंथ्रोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये जेंथ्रोफिल के कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं मक्का में इल्ड या उपज की बात कर लेते हैं। तो मक्का की जो देसी प्रजातियों में इल्ड या उपज होता है वो 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। क्या देसी प्रजातियों में उपज होता है 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर।
तो मक्का में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो जेंथ्रोफिल के कारण होता है। किसके कारण? जेंथ्रोफिल। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया उपज की। तो मक्का की जो देसी प्रजाति है उपज कितना होता है? 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। संकुल प्रजातियां जो होती है उसमें उपज कितना होता है? 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो संकर मक्का होता है नहीं हाइब्रिड, उसमें उपज कितना होता है? तो 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये हो जाएगा मक्का में उपज। अब यहाँ यहीं पर हम बात कर लेते हैं मक्का में चारे की उपज कितनी होती है। तो देखिए मक्का में जो चारा, हरा चारा की उपज कितनी होती है? 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मक्का में हमारे कौन कौन से कीट तथा रोग लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीट की। यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं भैया? कीट की। तो मक्का में एक कीट लगता है, तना बेधक कीट लगता है। कौन सा? तना बेधक। इसका लार्वा अवस्था जो हानि पहुंचाता है। तना बेधक जो कीट होता है इसकी लार्वा अवस्था हानि पहुंचाता है। और लार्वा की लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। कौन सा? 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका रंग भूरा और बैगनी रंग की धारियां पाई। इसका रंग जो होता है भूरा होता है जिस पर बैगनी रंग की धारियां पाई जाती है। तना बेधक कीट के हो जाए। अब लक्षण हम देख लेते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे गोल छेद बना देते। जो अब हमारा ये तना बेधक कीट मक्का में आक्रमण करता है तो पत्तियों में छोटे छोटे गोल छेद बना देते और तने में सुरंग बना देता और नई पत्तियां सूख जाती। क्या होती है? नई पत्तियां सूख कर गिर जाती। ठीक। इसकी रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसकी रोकथाम के लिए भैया ट्राइकोगामा चिलोनिस का प्रयोग करते हैं और 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना। किसका प्रयोग करते हैं? ट्राइकोगामा चिलोनिस का 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। अब देखो इस ये पहला तो ये रोकथाम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोगामा चिलोनिस एक परजीवी होता है, पैरासाइट, जो हमारे दूसरे कीट को खा जाता है। 50,000 या इंडोसल्फान 35 cc दवा होता है, उसको 600 लीटर पानी में हम घोल बना के छिड़काव कर देते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मक्का में रोग कौन सा लगता है। तो मक्का में एक रोग लगता है व्हाइट बड या सफेद कली का, जो किसके कारण होता है? भाई ये जिंक की कमी से होता है। किसके कारण? जिंक की कमी से होता है। ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं ज्वार की खेती। मक्का की खेती समाप्त कर दी। अब आप देखो ये मेजर पॉइंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाना, खाली मेरी नोट्स पढ़ के चले जाना, तो ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप पूरे जितनी भी क्राफ्ट से आएंगे पूरे A to Z आपके बोर्ड पेपर में मैच करेंगे। और जिस दिन आप पेपर दे के आओगे एक बार देख लेना कि मौर्य सर ने जो पढ़ाया तो वो क्वेश्चन में आया, पेपर में आया कि नहीं आया। 100% आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज्वार। ज्वार को अगर देखा जाता है इसे कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैमल क्रॉप से। ज्वार का बोटेनिकल नेम सोरघम बाइकलर होता है। फैमिली क्या होता है? पोएसी ग्रेमनी होता है। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है। इसमें 2N गुणसूत्र की संख्या 20 होती है। ज्वार जो है खरीफ ऋतु की फसल मानी जाती है। किस ऋतु की फसल मानी जाती है भैया? खरीफ ऋतु की फसल मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल एवं उत्पादन की। किसकी बात कर लेते हैं? क्षेत्रफल एवं उत्पादन की। देखिए भारत में जो ज्वार की खेती की जाती है 9.9 मिलियन हेक्टेयर पर की जाती है। कितने भैया? 9.9 मिलियन हेक्टेयर पे। तथा उत्पादन कितना होता है? तो उत्पादन जो होता है 7.5 मिलियन टन होता है। कितना होता है? 7.5 मिलियन टन होता है। और भारत में सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन ये कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। ये चीजें आपको याद रखना। क्षेत्रफल और उत्पादन की बात करें, भारत में ज्वार की खेती 9.9 मिलियन हेक्टेयर, उत्पादन कुल कितना होता है? 7.5 मिलियन टन होता है। ठीक। और सबसे अधिक भारत में ज्वार को कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ज्वार की खेती झांसी जिले में की जाती है। ये आप यूपी की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जलवायु। ज्वार की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु? तो देखो ज्वार की खेती के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसे गर्म? और इसके लिए वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? तो 30 से 60 सेंटीमीटर, यानी एनुअल रेनफॉल इसकी खेती के लिए 30 से 60 सेंटीमीटर। ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 21 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कहीं कहीं 21 से 32 और 21 से 27 भी आप लिख सकते हो। तो ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 21 से 32। चलिए अब हम देख लेते हैं ज्वार में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है HCN। ये एक विषैला पदार्थ होता है जिसका पूरा नाम हाइड्रोसाइनिक एसिड या धुरीन इसे बोला जाता है। इन्हें पूछा जाता है HCN की समस्या किस में पाई जाती है? तो ज्वार में पाई। इसका पूरा नाम हाइड्रोसाइनिक एसिड या धुरीन हो जाएगा। यह विषैला पदार्थ होता है जो 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 पौधों की जड़ों में बनता है, लेकिन तो तने तथा पत्तियों में इकट्ठा होता है। इन्हीं अगर ये पशुओं को खिला देते हैं तो पशु अगर जब सूखा पड़ा रहता तो ये HCN की समस्या बनती है। चरी जिससे ज्वार बोला, अगर पशुओं को खिला देंगे तो उसके पेट में सूजन गैस आ जाएगा, अफरा रोग हो जाता है जिससे पशुओं के मरने की संभावना होती है। तो ये विषैला होता है। ज्वार की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? दोमट होनी चाहिए। भूमि का पीएच मान कैसा होना चाहिए? 5.5 से 8.5 होना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं वैरायटी ऑफ प्रजातियां। तो ज्वार की वैरायटी ऑफ प्रजातियां कौन कौन सी? वर्षा हो जाएगा, टाइप 22 हो जाएगा, SPH 504 हो जाएगा, CSH 1 हो जाएगा, MP चरी हो जाएगा। कौन सी? MP चरी हो जाएगा।
और ये G988 हो जाएगी, क्या G988। और इसे सोरघम सूडान, ये हमारी ज्वार की प्रमुख वैरायटी हो जाएगी। अगर ज्वार की प्रथम संकर प्रजाति पूछ लेगा तो CSH1 हो जाएगी, ये आपको याद रखना, ज्वार की प्रथम संकर प्रजाति CSH1 हो जाएगी, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं खाद्य उर्वरक की। किसकी बात कर लेते हैं भैया? खाद्य उर्वरक की, ठीक। तो देखिए ज्वार की खेती के लिए अगर हम देखेंगे इसमें गोबर की खाद कितना प्रयोग करते हैं, तो भैया इसमें जो गोबर की खाद प्रयोग की जाती है वो 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम गोबर की 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। कितना? 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से भैया हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है एनपीके का प्रयोग कितना करते हैं, तो एनपीके भैया प्रयोग किया जाता है 50-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश जो एनपीके जिसे बोला जाता है 50-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ज्वार की बीज दर कितनी होती है। ज्वार की बीज दर कितनी रखी जाती है, तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ज्वार की बीज दर होती है। अब स्पेसिंग या पौधंतरण कितना हम रखते हैं ज्वार में, तो ज्वार में जो स्पेसिंग या पौधंतरण रखा जाए तो वो 45 इंटू 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। कितना भैया? 45 इंटू 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सोइंग टाइम या बुआई के समय। तो ज्वार की बुआई के जो मुख्य समय होते हैं जून से जुलाई माह। बुआई करने की विधि ज्वार में कौन सी अपनाई जाती है, तो छिटकवा विधि से अपनाई जाती है। कौन से? छिटकवा विधि से। अब देखो ज्वार में कुल सिंचाई की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सिंचाई ज्वार को कुल 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसमें? 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है यार। अब आता खरपतवार नियंत्रण। ज्वार में खरपतवार नियंत्रण किसका, तो 1 किलोग्राम एट्राजिन दवा होता है, उसको 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर देती है खरपतवार नियंत्रण के लिए, ठीक। अब देखो हम बात कर लेते हैं ज्वार में यील्ड या उपज कितना होता है। ज्वार में यील्ड या उपज देखो जो देसी जात होती है ज्वार की, जो देसी जातियाँ हो उसमें उपज 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। जो ज्वार की संकर प्रजातियाँ होती है उसमें 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और जो चारे के लिए हम ज्वार उगाते हैं उसमें उपज 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं ज्वार में हमारे कीट कौन सा लगता है। अब हम बात कर लेते हैं ज्वार में लगने वाले प्रमुख कीट। देखिए ज्वार की प्रमुख कीट में ज्वार की पररोह मक्खी, पररोह मतलब जो तना को हानि पहुंचाती है, तना की मक्खी जिसे बोला जाता है ज्वार की पररोह मक्खी। देखिए यह घरेलू मक्खी से छोटे आकार की होती है। जो हमारी ज्वार की पररोह कीट होती है यह घरेलू मक्खी से छोटे आकार की कीट होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके शिशु अवस्था में हानि पहुंचाती है। ये शिशु मतलब छोटी अवस्था रहती है तभी यह कीट हानि पहुंचाता है, ठीक है। अब देखो इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, थीमेट या फोरेट बुआई के समय 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा जब पौधा छोटा रहता है तो उसी को ये धीरे धीरे खाकर नष्ट कर देता है। तो इसकी रोकथाम के लिए थीमेट या फोरेट का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अब इसमें हमारे रोग की बात कर रहे हैं। अगर ज्वार की एक रोग लगता है कंडुआ रोग। ज्वार में एक रोग लगता है दाने का कंडुआ रोग बोला जाता है, क्या? लूजसमट बोला जाता है, ठीक। अब सोरघम यह सबसे हानिकारक रोग है। यह ज्वार का सबसे हानिकारक रोग है। इस रोग में दाने की जगह फफूंदी के काले बीजाणु भर जाते हैं, मतलब इसमें दाना नहीं बनता। जब दाने का कंडुआ रोग हो जाता है तो ये ज्वार का सबसे हानिकारक रोग होता है। इसमें दाने की जगह जो होता है फफूंदी के काले बीजाणु भर जाते हैं। क्या होता है भैया? फफूंदी के काले बीजाणु भर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बबिस्टिन या बीटा बैक्स एक दवा होता है, उसको 2.5 ग्राम दवा ले लेते हैं, प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट खेती हम देख लेते हैं बाजरा। कौन सी देख लेते हैं भैया? बाजरा। ये मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है बाजरा को, ठीक है। चलिए तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट है जो आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, पूरे एग्जाम में आपने एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान पढ़ा ही नहीं है, अगर ये आप पढ़ लोगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगी। चलिए बाजरा का वनस्पति नाम पेनिसेटम टाइफॉइड्स हो जाएगा। फैमिली क्या हो जाएगा? पोएसिया ग्रेमिनी। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, ट्विन बराबर 14, ठीक। आगे मोटे अनाजों में बाजरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, यानी मोटे अनाजों का राजा भी बाजरा को कहा जाता है और मोटे अनाजों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, क्षेत्रफल में उत्पादन की बात कर लेते हैं। किसकी? क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश में जो होता, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो बाजरा की खेती की जाती है वो 9.8 मिलियन हेक्टेयर में की। MHA का मतलब होता है, एम मतलब मिलियन, HA मतलब हेक्टेयर है। तो उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती 9.8 मिलियन हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में बाजरा का उत्पादन जो कुल होता है वो 6.8 मिलियन टन होता है। कितना? 6.8 मिलियन टन। भारत में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान में, ठीक। आगे देखते हैं
उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में सबसे अधिक बाजरा की खेती की जाती है और उत्पादन होता है, यानी यूपी के आगरा मंडल में सबसे अधिक बाजरा की खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं बाजरा की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए उष्ण तथा कम वर्षा वाली जलवायु होनी चाहिए। कौन से भैया? इस बाजरा की खेती के लिए जलवायु होनी चाहिए उष्ण तथा कम वर्षा वाली जलवायु होनी चाहिए। इसके लिए जो वार्षिक वर्षा होना चाहिए वो 40 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। तो 21 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना? 21 से 32। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 21 से 32। अब हम बात कर लेते हैं भूमि। तो इसके लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? दोमट या हल्की बलुई दोमट होना चाहिए। यानी बाजरा की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए भैया? तो दोमट या हल्की बलुई दोमट भूमि होनी चाहिए। बाजरा जो हमारी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप या फसल, यानी अगर बाजरा की बात करेंगे तो ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप या फसल हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वैरायटी या प्रजातियों की। किसकी बात कर लेते हैं भैया? वैरायटी या प्रजातियाँ। तो मेन वैरायटी बता रहे हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बाजरा की वैरायटी या प्रजातियाँ पूसा 323 हो जाएगी, HP1 हो जाएगा, पूसा मोती हो जाएगा, पूसा संपदा हो जाएगा, पूसा कंपोजिट हो जाएगा, पूसा 425 हो जाएगा, पूसा 605 हो जाएगा और SPH 504। ये बाजरा की हमारी प्रमुख वैरायटी प्रजातियाँ। हाँ, बाजरा की अगर पूछ लेगा प्रथम संकर प्रजाति तो HB1, ये आपको याद रखना। प्रथम संकर प्रजाति अगर पूछ लेगा HB1। अब हम बात कर लेते हैं बाजरा के लिए खाद्य उर्वरक। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे गोबर की खाद। तो बाजरा में गोबर की खाद हम कितना प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है कि 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। NPK कितना प्रयोग करते हैं? तो 50-25-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम NPK का प्रयोग कर देते हैं। ठीक। अब बाजरा की बुआई के समय, बुआई आपको पता है कि मतलब मैं 15 से 30 जुलाई के बीच में करते हैं, यानी जुलाई माह में किया जाता है बाजरा की बुआई। ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बाजरा की बीज दर। तो बाजरा की बीज दर जो समान रूप से हो, तो ये गलत हो गया। यहाँ रहेगा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपको याद रखना है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरा की समान रूप से। रोपाई बीज से अगर बाजरा की बीज दर अगर पूछा तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक। स्पेसिंग या पौधा अंतरण की बात करेंगे तो 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बाजरा में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम किस दवा का प्रयोग करते हैं। तो एक एट्राजीन नामक दवा होता है, इसका 1 किलोग्राम दवा ले लेंगे, 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर देते हैं। अब हमारा एक इसमें टर्म आ जाता है छटनी या छटाई या थिनिंग जिसे बोला था। होता क्या? देखिए बाजरा की बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत से अगर देखा जाता यानी बाजरा की बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत में एक स्थान से पर जब एक से अधिक पौधे निकल आते, अगर देखा जाता है कि जब एक स्थान पर एक से अधिक पौधे निकल आते हैं तो उसको निकाल देते हैं, वहाँ पर निकाल देना चाहिए। मतलब खेत से एक स्थान से एक से अधिक उगे हुए पौधे को निकाल देते। जब एक स्थान पर कई सारे पौधे उगाते हैं उसको वहाँ पर निकालने की क्रिया को थिनिंग बोला जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाजरा की उपज कितनी होती है। देसी के समूह में 15 से 20 कुंटल, संकर के समूह में 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर बाजरा में उपज होता है। चलिए और यहाँ पर लकड़ी की बात कर रहे हैं, लकड़ी जो बाजरा में उपज हो तो वो 80 से 100 कुंटल। हरा चारा जो बाजरा उसमें उपज कितना होता है? तो 350 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं, चलिए बाजरा में हमारे रोग कौन सा लगता है। तो सबसे मुख्य बीमारी हरित बाली रोग, जिसे बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरित बाली रोग या ग्रीन ईयर डिजीज। देखते हैं यह रोग बीज और मृदा दोनों से फैलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लेता कि हरित बाली रोग किस में लगता है? बाजरा में। और ये किसके द्वारा? बीज तथा मृदा दोनों से होता है। मतलब अगर हम बीज खरीद के लाते हैं उसमें बीमारी पहले से उपलब्ध होता है, उसके द्वारा फैल जाता है, या जिस भूमि में बुआई करते उसमें भी बीमारी पहले से उपलब्ध रहता है तो हमारी फसल में लग जाता है। इसलिए मृदा और बीज जनित रोग दोनों होता है। इसके कारक का नाम स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला नामक कवक हो जाएगा। इन्हें किसके द्वारा होता है? कवक का नाम स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला नामक कवक हो जाएगा। इस रोग के लक्षण क्या होता है? पत्तियों का रंग पीला और बाद में कत्थई भूरा रंग हो जाता है। मतलब ये रोग जब लग जाता है तो पौधों में लक्षण क्या दिखाई देते हैं? पत्तियों का रंग पीला और बाद में गहरे कत्थई भूरा रंग हो जाता है। ठीक। इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कहते हैं? सेरेसान या बबिस्टिन नामक दवा का प्रयोग करते। बीज की बुआई करने से पहले बीज उपचार कर लेते। ठीक। ये हो गया। दूसरे रोग की बात कर लेते हैं। बाजरा में एक हमारी बीमारी लगती है अर्गट रोग, जो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। बाजरा में जो अर्गट रोग किसके द्वारा? कवक द्वारा। लक्षण क्या होता है? इस रोग का आक्रमण फूल आने के समय। अब देखो बाजरा में जो अर्गट रोग लगता है बाजरा में होता है, कवक द्वारा होता है। अब इस रोग का लक्षण क्या होता है? जब फूल आता है तब ये बीमारी लगता है।
इसमें फूल गुलाबी रंग का गाढ़ा, जैसे फूल गुलाबी रंग का गाढ़ा या चिपचिपा जैसे सरल पदार्थ उसमें निकलने लगता है, तरल पदार्थ उसमें निकलने लगता है। आपको याद रखना कि अर्गट रोग बाजरा में लगता है कवक द्वारा। किस समय? फूल आने के समय लगता है। इस रोग में क्या होता है? फूल गुलाबी रंग का गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा शहद जैसा उसमें तरल पदार्थ निकलने लगता है। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं? एक जीने की एक दवा होती है जो 2 किलोग्राम दवा रहेगा प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग कर सके तो अर्गट रोग के लिए। चलिए, अब बाजरा में एक कीट लगता है, प्रमुख कीट हमारा तना मक्खी कीट होता है। कौन सा कीट की बात करेंगे? तो तना मक्खी कीट। यह पौधों की प्रारंभिक अवस्था में पौधों को काट देता और पौधा सूख जाता और वृद्धि इसकी रुक जाती है। यानी प्रारंभिक अवस्था, जैसे हमारा पौधा जर्मिनेशन होता है उस अवस्था पर यह हानि पहुंचाता है। तो पौधों की प्रारंभिक अवस्था में काट देता, पौधा सूख जाता और वृद्धि रुक जाती है। रोकथाम के लिए क्या करते हैं? 15 किलोग्राम थीमेट प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये हमने मेजर पॉइंट आपको इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। तो जो भी छात्र, कल मैं आपको बता देता हूं, कल रात 8 बजे मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से टेस्ट कराऊंगा। तो जिन भी छात्रों को टेस्ट पेपर देना है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट, वह हमारे मोबाइल नंबर 82 99 15 97 63 पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं। पढ़ाई चालू होगी, अब हमको कुछ काम नहीं।